तो आज के सेशन में हम लोग फ्री फॉल को समझने वाले हैं, ठीक है। द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड इट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करता है, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, ठीक है। When an object falls toward the earth due to the earth's gravitational force, it is called free fall। क्या कह रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के तरफ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिर रहा है, सिर्फ और सिर्फ, एक मैंने वर्ड बोला, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिर रहा है, तो उसको कहेंगे फ्री फॉल। जैसे ये हमारा पेन है, इसको ड्रॉप किया ऐसे, ये फ्री फॉल है। बट इसी पेन को मैंने ऐसे करके जर्क किया नीचे की तरफ, तो ये फ्री फॉल नहीं है, समझे? क्योंकि ठीक है, जर्क मतलब फोर्स लगाया नीचे की तरफ। हाँ, एक बार है ऐसे फेंका, दूसरी बार है ऐसे करके ड्रॉप किया। तो जब ऐसे करके ड्रॉप किया तो ये नीचे क्यों आया? सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स के कारण आया, तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई दूसरा फोर्स लगा क्या? बट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम ऐसे फेंकते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो खींच ही रहा था, साथ में आपने भी फोर्स लगाया, तो इसको फ्री फॉल में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। फ्री फॉल का मतलब होता है अर्थ की तरफ गिरना, सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण गिरना, और इसी गिरने को हम लोग कहते हैं फ्री फॉल, ठीक है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ, there is an acceleration in its velocity due to the gravitational force of the earth। अब क्या है कि जब ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरेगा तो इस पे कॉन्स्टेंटली अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कॉन्स्टेंटली आप फोर्स लगा रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा? तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा? एक्सेलरेटेड होगा, ठीक है। तो अगर अर्थ कॉन्टिन्यूअसली किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रहा है और कॉन्टिन्यूअस फोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं है कि एक बार खींचा और स्टॉप हो गया, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगा रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट का फ्रीली तो अर्थ के टुवर्ड गिरना है, इस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। और ये जो एक्सेलरेशन से इस समय जनरेट हो रहा है, इस एक्सेलरेशन को कहेंगे एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये एक्सेलरेशंस किस तरीके से वैरी करता है या वैरी नहीं करता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कोई नहीं लिखेगा, अभी सिर्फ और सिर्फ समझना है। एक्सेलरेशंस ड्यू टू द ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय जी। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? जी के थ्रू। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का क्या होता है? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी क्या है? इट इज एक्सेलरेशन, सो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। समझ में आई बात? द यूनिट ऑफ जी इज सेम एज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, प्लीज यहाँ पे ध्यान देते, फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या सीखा था? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने सीखा था फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। तो फ्री फॉल फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कहेंगे कि अगर यहाँ पे ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इस तरफ गिर रहा है और ये m मास का ऑब्जेक्ट है और ये g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण नीचे गिर रहा है, इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? तो इस पे फोर्स लग रहा होगा m इंटू जी, लग रहा होगा कि नहीं? क्योंकि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट m मास का ऑब्जेक्ट है और इस पे मैं धक्का लगाऊं और ये a एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो इस पे लगने वाला फोर्स इसके मास और इसके एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। समझ में आई बात? इसी तरीके से अगर m मास का कोई ऑब्जेक्ट है और वो अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है, तो ये इस पे अर्थ कितना फोर्स लगा रहा होगा? तो m इंटू जी फोर्स लगा रहा होगा। इसी फोर्स को हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से भी क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अर्थ का मास कैपिटल M है और ये स्मॉल ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, ठीक है, और अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो अगर d डिस्टेंस है, क्या है? d डिस्टेंस है, तो ये d डिस्टेंस कितना है? चुप हो जाए थोड़ा सा। तो क्या है कि यहाँ पे क्या है कि हमारा अर्थ कितना बड़ा है? बहुत बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस तक का रेडियस क्या होगा? वो भी बहुत ज्यादा होगा,
बहुत बहुत ज्यादा होगा। और कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से मैं यहाँ पे गिरा रहा हूँ तो उसके रेडियस में वो जो हाइट है अगर जोड़ हो तो क्या सिग्निफिकेंट होगा? नहीं होगा सिग्निफिकेंट। जैसे कि आप वेइंग मशीन पे खड़े हो जाओ और एक मूंगफली का दाना अपने सर पे रख लो, तो क्या वेइंग मशीन उस मूंगफली के दाने के मास को मेजर करेगा? नहीं करेगा। इसी तरीके से अर्थ के सरफेस से अगर कोई ऑब्जेक्ट इतना ऊपर है या इतना ऊपर है या इतना ऊपर है तो उसके रेडियस में अगर उस हाइट को अगर ऐड कर दें तो उसमें कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट नहीं आएगा। ठीक है, ठीक ना? तो अगर हाँ, ये जो आपने समझाया ना significant 1 करोड़ किलोमीटर में 0.001 सेंटीमीटर जोड़ेगा तो कितना आंसर आएगा? 1 करोड़ ही हाँ, 1 करोड़ ही है। बस वही बात मैं बता रहा हूं कि अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, तो इसका डिस्टेंस होगा अर्थ के सरफेस से यहां तक r है और यहां तक ये कितना है, तो h है। ठीक है, तो r प्लस एच एग्जैक्टली ये इसके सेंटर से कितना दूर है, तो r प्लस एच दूर है। बट ये h क्या है, बहुत नेग्लिजिबल है, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? r के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? सो मैंने ये यहाँ पे क्या किया, m इंटू जी से एक बार फोर्स कैलकुलेट किया कि इस पे लगने वाला फोर्स कितना है, तो m इंटू जी है। अब अर्थ कितना फोर्स इस पे एग्जर्ट कर रहा है ये दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाल सकते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स पे तो उस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो कैपिटल M इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर इंटू जी, यही होगा ना। सो यहाँ पे अगर हम लोग इस मास की बात कर रहे हैं तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और r स्क्वायर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। क्यों रेडियस ऑफ अर्थ लिया है, क्योंकि r प्लस एच नियरली इक्वल टू r। ठीक है, सो यहां पे आप देखेंगे कि ये किसके इक्वल होगा, तो ये m इंटू जी के इक्वल होगा। होगा या नहीं? क्योंकि फोर्स को दूसरे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से भी कैलकुलेट करें तो m इंटू ए आएगा। तो ये स्मॉल m इस स्मॉल m को कैंसिल कर देगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। अब G भी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ अर्थ भी क्या है, कांस्टेंट है, तो a की वैल्यू भी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो जब मास ऑफ अर्थ को यहाँ पे रखा, रेडियस ऑफ अर्थ को यहाँ पे रखा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे रखी, तो g की वैल्यू क्या आ गई, 9.8 आ गई। ठीक है, सो अर्थ की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली फॉल कर रहा है तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, 9.8। अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है g जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये कैपिटल G कैपिटल M और आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। क्या ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, सो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इतना बड़ा ऑब्जेक्ट हो या इतना छोटा सा पेन हो, ठीक है, अगर अर्थ की तरफ गिर रहा है तो वो किस एक्सेलरेशन से गिर रहा होगा, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ही एक्सेलरेशन से गिर रहा होगा। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से और यहां से आप इतना बड़ा पत्थर ले लो या यहाँ पे एक पन्ना ले लो, उसको ड्रॉप करो, और यहाँ पर से यहाँ पे एयर अगर नहीं हो तो दोनों के क्या लेगा, अर्थ पे पहुंचने में सेम ही टाइम लेगा। ठीक है, टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला है। तो एक फॉर्मूला है हमारा v प्लस यू ए टी। तो यहाँ पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है तो फ्रीली फॉल करने का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपका जो यहाँ पे v है ये u0 है और gt आ जाएगा। तो g किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे g नहीं, टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, तो टाइम है v अपॉन जी, तो g तो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, सो बेसिकली अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेम मास का ऑब्जेक्ट हो या डिफरेंट मास का ऑब्जेक्ट हो, अगर ऊपर से सेम हाइट से छोड़ेंगे तो इट विल टेक द सेम टाइम टू रीच टू ग्राउंड। ग्राउंड तक आने में कितना लगेगा, उतना ही समय लगेगा, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट जो है एक ही एक्सेलरेशन के साथ अर्थ की तरफ गिरता है। क्यों गिरता है ऐसा, क्योंकि अभी हमने देखा कि कैलकुलेशन में जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है
वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाँ, उतना ही मास का ऑब्जेक्ट अगर मून पे गिराओ तो टाइम में डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मास ऑफ अर्थ है वहां पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ मून होगा, रेडियस ऑफ मून भी बदल जाएगा, ठीक है, जी तो उतना ही रहेगा कैपिटल जी, बट मास और रेडियस के बदलने के कारण एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बट अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी मास का है, अगर वो अर्थ की तरफ गिर रहा है तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, उतना ही का उतना ही होगा। हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ किस एक्सेलरेशन से गिरेगा, अगर फ्री फॉल है उसका तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वो अर्थ की तरफ फॉल करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बातें, आगे बढ़ते हैं। सो इसी यही सारा फैक्ट इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस्ड है। अब दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक मास है और एक वेट है, इन दोनों को हम लोग डे टू डे लाइफ में इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट दोनों ही साइंटिफिकली बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, अलग है। जनरली हम लोग मास को क्या मीन कर लेते हैं, वेट है, वेट बोलते हैं तो वेट का यूनिट क्या है, किलोग्राम, बट वेट का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। वेट हमारा फोर्स है, क्योंकि अगर फिजिक्स में देखा जाए, डे टू डे लैंग्वेज में हम लोग ऐसा यूज करें, मगर बट फिजिक्स में देखा जाए, बारीकी से देखें, साइंटिफिकली देखें, तो मास और वेट क्या है, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे अलग है जरा समझते हैं। तो कह रहा है द मास ऑफ द बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मास क्या है, उसके इनर्शिया का मेजरमेंट है। पहले ही बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसकी इनर्शिया भी ज्यादा होगा। सो मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो द मास ऑफ अ बॉडी इज मोर, its inertia is more. The mass of the body is constant. बॉडी का मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप अर्थ पे हो, आप मून पे हो, आपका मास क्या है, उतना ही रहेगा, मास थोड़ी बदल जाएगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है। डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। बट वेट क्या है, तो वेट के बारे में कह रहा है, वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी। ये वो फोर्स है जिसके साथ ऑब्जेक्ट किसी भी अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ जिस फोर्स से खींचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, ठीक है। तो फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है, m इंटू जी पे डिपेंड करता है। जी तो कांस्टेंट है, यानी कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट के मास पे। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हाँ उतना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। समझ में आ रही है बातें। सो F इज इक्वल टू m इंटू जी, सिंस द वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी। सो वेट क्या है, ये जो फोर्स है ये क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। ये फोर्स क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। तो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ खींचता है वो उसका क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। तो वेट क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, सो इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन। बट वेट जो है, अर्थ पे जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके मास पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि जी तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो अर्थ पे हमारा जी अगर वैरी नहीं कर रहा है तो एम के कारण क्या होगा, एम ही उसके वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग इंटरचेंजेबली क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेट किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आए। बट वेट ऑब्जेक्ट का प्लेस टू प्लेस क्या करेगा, वैरी करेगा। आप अपना वेट यहाँ पे देखो और आप अपना वेट मून पे देखो, दोनों में क्या आएगा, अंतर आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वहां पे आपका चेंज हो जाएगा। आपका मास तो वही रहने वाला है, बट ये जी के चेंज होने के कारण, ठीक है, आपका वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। सो द वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, द ऐसा यूनिट ऑफ द वेट इज द सेम एज द फोर्स न्यूटन। और वेट का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। बट इस कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे ज्यादा डिस्कशंस नहीं है, आप एनसीईआरटी बुक में जाएंगे तो काफी ज्यादा आपको डिस्कशंस देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी की तरफ मूव करेंगे, फिर हम लोग आएंगे अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है, क्योंकि वहां पे वेट और मास के बारे में काफी ज्यादा डिस्कशंस है और वहां से बहुत कुछ अभी लिखना पहले समझ लो। तो चैप्टर नंबर ये क्या है, 9 है, ठीक है। तो कह रहा है वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट
with a certain force, and this force depends on the mass of the object and the accelerations due to the gravity. The weight of an object is the force with which it is attracted toward the earth. We know that F is equal to m into a, और अगर वेट निकालें तो m into g हो जाएगा, ठीक है ना. The force of attraction of the earth on an object is known as the weight of the object. It is denoted by W. Substituting the same equations, we have weight is equal to m into g. ठीक है. As the weight of an object is the force with which it attracted toward the earth, the SI unit of the weight is same as that of force, that is Newton. यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं. The weight is the force acting vertically downward. वेट हमेशा किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, ठीक है. इट हैज द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेट भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है. वी हैव लर्न दैट द वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट एट अ गिवन प्लेस. किसी गिवन प्लेस पे जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा. आप अगर इस क्लासरूम की बात करें तो यहाँ पे जी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है. Therefore, at a given place, the weight of an object is directly proportional to the mass. क्योंकि g तो वेरी नहीं करने वाला है, m वेरी करेगा तो वेट भी हमारा क्या करेगा, वेरी करेगा. तो कह रहा है कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. इट इज ड्यू टू दिस रीजन that at a given place we can use the weight of an object as the measure of its mass. जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा मास, क्योंकि g हमारा फिक्स हो गया, ठीक है. The mass of an object remains the same everywhere, that is on the earth and on any planet where its weight depends on the location where, because g depends on the location. क्योंकि g क्या है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए वेट क्या होगा, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करेगा. बट मास आपका g पे डिपेंड नहीं करता है, तो मास आपका कभी भी वेरी नहीं करेगा. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ठीक है. मून पे हमारा वेट क्या होगा, तो मून पे हमारा वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, जी की वैल्यू क्या है, कम है. सो किसी भी ऑब्जेक्ट को मून क्या है, अर्थ के रिस्पेक्ट में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींचता है, ठीक है. यही कारण है कि आप वहां पे जंप लगाएं और यहाँ पे जंप लगाएं तो आपका जंप क्या है, वहां पे ज्यादा लगेगा. यहाँ पे आप लगाना चाहो तो यहाँ से वहां तक जंप लगाओगे, और वहां पे जंप लगाओगे तो चूंकि वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता है, या कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होगा, तो आप ज्यादा दूर जंप करेंगे. आपको लगेगा कि आप फ्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उसका मून का मास क्या है, अर्थ के मास के कंपैरिजन में काफी कम है. इसके कारण हाँ 1/6 है. इस कारण से आपको अपना वेट क्या है, वहां पे काफी आप हल्का हल्का महसूस करेंगे. आप लगेंगे कि आपको लगेगा कि आपके पाँव में क्या स्पंज लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है. आप ऐसे जंप करेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह 10 फीट ऊपर, 2 मंजिल ऊपर. बट अर्थ में आप ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा है. क्यों, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है. यहाँ पे देखोगे कि 1/6 हो जाता है. The weight of the object on the moon is 1/6 of its weight on the earth. यानी कि अर्थ पे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का 48 न्यूटन अगर वेट है तो वहां पे कितना हो जाएगा, तो वहां पे हो जाएगा आपका 6 न्यूटन सिर्फ वेट हो जाएगा. यानी कि 6 न्यूटन से आपको खींच रहा है तो आप काफी ज्यादा जंप ऊपर की तरफ कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे मून का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है. समझ में आई बातें, तो इतना लिख लो पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे.